सबसे जो इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड था डार्विन का जो उसने अपने वॉयज में गुजारा था, दैट वाज गैलापागोस आइलैंड्स। ऑन इट्स ट्रिप अप द वेस्टर्न शोर ऑफ साउथ अमेरिका, द HMS बीगल स्टॉप्ड एट द गैलापागोस आइलैंड्स व्हिच आर नेम्ड आफ्टर द लार्ज टॉर्टोइजेस दैट इनहैबिट देम। यानी जो बेसिकली गैलापागोस का मतलब है लिटरली दैट आर जाइंट टॉर्टोइज। The tortoises weigh up to 250 kg, have shells up to 1.8 meter in diameter and live for 200 to 250 years। यानी ये जो खासा हैं, ये जो बेसिक करेक्टरिस्टिक है इन गैलापागोस आइलैंड्स का, वो इसके ऊपर रहने वाले लार्ज या जाइंट टॉर्टोइजेस हैं जिनका वज़न जो है दैट इज़ अप टू 250 kg, और उनकी ज़िंदगियाँ भी 200 to 50 ईयर्स हैं, और उनका जो शेल का डायमीटर है दैट इज़ अबाउट 1.8 मीटर। यानी इस हद तक वो बड़े और जाइंट साइज़ के टॉर्टोइजेस हैं। इस फिगर में हम उसके दो जो स्पीशीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट नेक्ड टॉर्टोइजेस हैं और ये लॉन्ग नेक्ड टॉर्टोइजेस हैं। ये दो स्पीशीज़ दो तरह की वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, जो कि डार्विन ने बेसिकली उन गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर ऑब्ज़र्व की थी। The island's governor pointed out to Darwin that the shapes of tortoises' shell from different parts of Albemarle Island differed. Darwin noticed other differences as well. Tortoises from the drier regions had longer necks than the tortoises from the wetter habitats. In spite of their differences, the tortoises were quite similar to each other and to the tortoises on the mainland of South America. अब उन जो गवर्नर थे आइलैंड्स के, एक तो उन्होंने ये बताया कि इनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो आइलैंड के ही मुख्तलिफ रीजन्स में पाए जाने वाले टॉर्टोइसेस हैं। फिर डार्विन ने ख़ुद भी उनको ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारे डिफरेंसेस उसने ख़ुद भी देखे। वो एक डिफरेंस उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ जो टॉर्टोइसेस हैं जो कि अमूमन ड्रायर रीजन में रहने वाले हैं, जो पानी से दूर हैं, उनकी गर्दनें जो हैं वो लंबी हैं एज़ कम्पेयर टू द टॉर्टोइसेस ऑफ द वेटर हैबिटेट्स। यानी जो पानी के नज़दीक हैं उनकी गर्दनें इतनी लंबी नहीं हैं। इसके बाद उसने बाकी जो डिफरेंसेस तो देखे ही, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे सिमिलैरिटीज़ थे उनके अंदर, जो मुख्तलिफ आइलैंड्स के रीजन में रहने वाले टॉर्टोइसेस थे उनमें भी, और जो साउथ अमेरिका की मेन लैंड थी उनके अंदर भी। मेन लैंड का मतलब ये होता है कि जो कि आइलैंड नहीं होता, जो कि समंदर से बाहर मेन लैंड्स एग्जिस्ट करती हैं। तो उनके अंदर भी जो रहने वाले टॉर्टोइजेस थे वो और जो आइलैंड्स के ऊपर रहने वाले थे उनमें बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती थी। इससे कुछ डार्विन ने प्रपोजिशंस जो है वो ली थी कि बेसिकली किसी तरीके से जो मेन लैंड पे रहने वाले टॉर्टोइजेस हैं वो शिफ्ट हो गए होंगे या उन्होंने माइग्रेट किया होगा, और इतना लंबा फासला तय करके वो इन आइलैंड्स के ऊपर आकर उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस जो है वो इख्तियार किया होगा। How could these overall similarities be explained? Darwin reasoned that the island's forms are derived from the few ancestral animals that managed to travel from the mainland across 900 kilometers of ocean. Because the Galapagos Islands are volcanic and arose out of the seabed, no land connection with the mainland ever existed. यानी डार्विन ने अब ये देखा कि अगरचे जो इनके दरमियान डिफरेंसेस तो पाए जाते हैं, डिफरेंसेस का होना लाजमी बात है कि इतना अरसा अलग-अलग रहने के बाद, मुख्तलिफ जगह पे रहने के बाद उनकी कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस होंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी बॉडीज़ का हिस्सा बन गई होंगी, लिहाजा डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं इनके दरमियान में और मेन लैंड के रहने वाले टॉर्टोइसेस के दरमियान में, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उसने एक आइडिया ये दिया कि हो सकता है कि बहुत अरसा पहले जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ थी सारी की सारी मेन लैंड पे ही रहने वाली हों, और उसमें से कुछ जो स्पीशीज़ हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो किसी तरीके से मेन लैंड से निकले हों और उन्होंने ये 900 किलोमीटर का फासला जो है वो ओशन में किसी वेजिटेशन के सहारे, किसी लकड़ियों के सहारे जो है वो तय किया हो और इन वॉल्केनिक आइलैंड के ऊपर पहुँच गए हों और वहाँ पर उनको कोई कॉम्पिटिटर ना मिला हो और अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाने का मौका मिल गया हो उनको। तो एक वजह ये हो सकती है कि क्योंकि जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। वॉल्केनिक आइलैंड का मतलब क्या है कि इनका ज़मीन के साथ कभी भी राब्ता नहीं था कि वो कट ऑफ होकर वहाँ पे समंदर के अंदर पहुँच गए हों, बल्कि समंदर के अंदर ही ऐसी चट्टानें, ऐसी रॉक्स हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर निकल आई हैं और एक आइलैंड की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। One modern hypothesis is that tortoises floated from the mainland on mass of vegetation that regularly break free from the coastal river banks during storms. यानी एक आइडिया आजकल ये भी साइंटिस्ट यही कहते हैं कि शायद किसी वेजिटेशन के सहारे, किसी दरख्तों की तनों के ऊपर चढ़कर ये टॉर्टोइजेस की स्पीशीज़ जो है ये पहुंच गई होंगी। विदाउट प्रीडेटर्स ऑन द आइलैंड्स, टॉर्टोइजेस ग्रेजुअली इंक्रीज इन नंबर। अब आइलैंड के ऊपर कोई और ऐसी स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी जो कि उनके लिए नुकसानदेह होती हैं, उनको ख़तरा होता है जिससे, सो ये किसी भी ख़तरे के बगैर अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए सक्सेसफुल हो गए। Darwin also explained some of the differences that he saw. In dry regions where vegetation was sparse, tortoises with longer necks would be favored because they could reach the higher
areas to get food. In moister regions, tortoises with longer necks would not necessarily be favored and the shorter necked tortoises could survive. अब उसने ये डिफरेंस जो कि वो बेसिकली उनकी नेक रीजन में देखा कि जो वेट रीजन में रहने वाले थे वहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी अवेलेबल थी, तो उनको अप्रोच करना मुश्किल नहीं था फूड के लिए, उनको ज़मीन के ऊपर ही खुराक मिल जाती थी और उनके लिए शॉर्टर नेक्स जो है वो फीजिबल थी। जबकि ड्रायर रीजन में रहने वाले जिनके लिए ज़मीन के ऊपर वेजिटेशन या ग्रास कम था और उनको ऊंची ब्रांचेस तक पहुंचना था खुराक हासिल करने के लिए, सो इस मकसद के लिए उनकी जो गर्दनें हैं वो लंबी हो गई। डार्विन मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ डार्क स्पैरो लाइक बर्ड्स। इसने एक और भी ऑब्जर्वेशन की थी एनिमल्स के बारे में, दैट वाज अबाउट फिंचेस। ऑल्दो ही नेवर स्टडीड देम इन डिटेल, Darwin noticed that the Galapagos finches bore similarities suggestive to the common ancestry. उसने जो गैलापैगोस आइलैंड था उसके ऊपर छोटी छोटी चिड़ियाँ जिनको फिंचेस कहा जाता है वो उसने तकरीबन 14 डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो ऑब्जर्व किए वहाँ पर। साइंटिस्ट नाउ थिंक दैट गैलापैगोस फिंचेस आल्सो डिसेंडेड फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्पीशीज दैट ओरिजिनली इनहैबिटेड द मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। इसके बारे में भी वही सिंपल आइडिया दिया जाता है कि ये गैलापैगोस फिंचेस जो हैं ये बहुत पहले आपस में सिमिलैरिटीज़ रखने की वजह यही है कि वो बहुत पहले मेन लैंड के ऊपर साउथ अमेरिका में सर्वाइव करती थी और वहाँ से एक्सीडेंटली जो है वो वहाँ से मूव करके इन आइलैंड्स के ऊपर आ गई होंगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर एवोल्यूशन हुआ और ये एक ग्रुप से 14 डिफरेंट ग्रुप्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। The chance arrival of a few finches in either single or multiple colonization events probably set up the first bird population on the islands. Early finches encountered many different habitats, ऑल एम्प्टी ऑफ अदर बर्ड्स एंड प्रीडेटर्स। यानी शुरू में क्या हुआ कि फिंचेस का एक छोटा सा ग्रुप जो कि मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करता था वो वहाँ से उड़कर बाय चांस इवेंट के तौर पर यहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे कोई प्रीडेटर्स कोई ऐसे दूसरे ग्रुप्स मौजूद नहीं थे, इसलिए फिंचेस जो कि बेसिकली सीड ईटर थी शुरू में, तो उनको जो है मौका मिल गया वहाँ पे फलने फूलने का, अपनी पॉपुलेशंस को ग्रो करने का। तो वहाँ पे जो शुरू वाली पॉपुलेशंस थी उन्होंने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिला और रिसोर्सेज भी प्लेंटीफुल अवेलेबल मिले। Early finches encountered many different habitats, all empty of other birds and predators. Ancestral finches, probably seed eaters, multiplied rapidly and filled the seed-bearing habitats more attractive to them. सबसे पहले जो पाइनियर स्पीशीज़ थी जो सबसे पहले एंटर हुई इन गैलापैगोस आइलैंड्स में, उनकी खुराक बेसिकली सीड्स थे। अब ज़ाहिरी बात है सीड्स के ऊपर जो है वो उनका गुजारा होने लगा और उन्होंने जब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई है तो सब के सब सीड्स के ऊपर फीड नहीं कर सकती थी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और उनकी जो रिसोर्स था फूड का वो कम पड़ने लग गया। इसकी वजह से वो जो फिंचेस थी उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो पैटर्न्स थे वो चेंज करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिए ताकि कंपटीशन कम से कम हो जाए। 14 स्पीशीज़ ऑफ फिंचेस अरोज फ्रॉम द एंसेस्ट्रल ग्रुप इंक्लूडिंग 1 स्पीशीज़ फाउंड ऑन द स्मॉल कोकोस आइलैंड्स नॉर्थ ईस्ट टू गैलापैगोस आइलैंड्स। एक ग्रुप उसको कोकोस आइलैंड के ऊपर भी मिला जो करीब ही मौजूद था वहाँ गैलापैगोस आइलैंड्स के। Each species is adapted to a specific habitat on the island. Specific habitat का मतलब क्या है कि फूड के हवाले से वो अलग अलग जगहों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। The most obvious difference between these finches relates to dietary adaptations and is reflected in the size and shape of their bill. उसका अंदाज़ा कैसे हुआ कि इनकी बेसिकली डाइट या इनकी फूड एक दूसरे से डिफरेंट होगी, वो ऑब्जर्वेशन आई उनकी चोंच को देखकर, उनकी साइज़ और उनकी शेप जो थी बिल की वो डिफरेंट थी आपस में। The finches of the Galapagos Islands provide an example of adaptive radiation, the formation of new forms from the ancestral species usually in response to opening of new habitats. Adaptive radiation की एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये फिंचेस पेश करती हैं। यानी शुरू में ये एक ग्रुप था जो कि मेन लैंड से माइग्रेट करके आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 14 डिफरेंट ग्रुप्स में इसकी रेडिएशन हुई। रेडिएशन का मतलब है फैल जाना। एडेप्टिव रेडिएशन मीन्स कि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ हैबिटेट्स इनको नए नए रास्ते मिले, उसके मुताबिक इन्होंने अडेप्ट कर लिया इस प्रोसेस को। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट्स, इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन का नाम देते हैं। Darwin's experiences in South America and the Galapagos Islands convinced him that animals change over time. It took the remaining years of his life for Darwin to formulate and document his ideas and to publish the description of mechanism of evolutionary change. फिर उसके बाद गैलापैगोस के अंदर ये सारी स्टडीज़ करने के बाद जब वो वापस आया तो उसने बाकी ज़िंदगी अपनी इन्हीं फॉर्मुलेशंस में, थेरीज़ के फॉर्मेशन में और बुक्स को पब्लिश करने में गुजारी थी। डार्विन ने जो गैलापैगोस पे फिंचेस को स्टडी किया उसके हम इस फिगर के अंदर 14 डिफरेंट ग्रुप्स देख सकते हैं। इसमें बेसिकली उनकी डाइटरी हैबिट्स के मुताबिक उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ ऐसी थी जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करती थी, उनको वेजिटेरियन ट्री फिंच कहा जाता है। फिर कुछ ऐसी थी जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती थी। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइन हो गई हैं।
किसकी वजह से कि उनकी शेप जो है या उनकी बॉडी का जो साइज़ है वो आपस में डिफरेंट था। इसी तरह से कुछ सीड ईटिंग है, सीड के एतबार से भी कुछ लार्ज थी, कुछ मीडियम साइज़ की, कुछ स्मॉल साइज़ की और कुछ शार्प बीक्स वाली थी। फिर कैक्टस के ऊपर फीड करने वाली थी, कैक्टस ग्राउंड फिश और लार्ज कैक्टस ग्राउंड फिश। इन दोनों का साइज़ आपस में जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट था। इसी तरह से कुछ कोकोस आइलैंड के ऊपर जो फिंच उसने ऑब्जर्व की थी, उनमें से एक वाबलर फिंच और एक कोकोस फिंच जो है वो आपस में मैच नहीं करती। तो ये टोटल जो है वो एक जो कि सीड ईटिंग बेसिकली थी स्पीशी, जो कि एंसेस्टर होगी इनमें से, वो आई है और उसके अंदर से फिर आगे बहुत सारे जनरेशन जो है वो पैदा हुए जिन्होंने अपनी डाइटरी हैबिट्स जो है वो चेंज कर ली ताकि कंपटीशन को अवॉइड कर सके और इस तरह से अल्टीमेटली 14 डिफरेंट ग्रुप्स जो है फिंचेस के वो अराइज हो गए।